किसी का अध्ययन करेंगे। लोनोपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गापो के मंत्री थे। ठीक है, यहाँ पे जो सोनकवसेन नाम के जो राजा थे उनके मंत्री कौन थे? लोनोपोगार। और ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत चाइना में आता है। ठीक है, और तिब्बत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है। तिब्बत में बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं। तिब्बत की जो राजधानी है वो लासा है। ठीक है, तो अब जो तिब्बत के जो राजा थे उसके उनके मंत्री वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके पास वो बहुत चालाक थे, है ना। उनके पास कोई भी समस्या आती थी तो वो उसका हल निकाल लेते थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। ठीक है, उनकी जो चालाकी थी दूर दूर तक मशहूर थी। और कोई भी व्यक्ति यदि कहता था कि मैं गापो से चालाक हूँ, इस मंत्री से चालाक हूँ, तो वो गलत होता था। ठीक है, जो मंत्री जो लोनोपोगार जो मंत्री थे तो वो काफ़ी चालाक थे, तो उनके सामने कोई टिकता न था। लेकिन जब से उनका बेटा जो था वो बड़ा हुआ तो उनकी फिक्र बढ़ती गई। उनको उसको फिक्र होने लगी कि जो मेरा बेटा जो है वो तो सीधा साधा है, वो अपना जो बड़ा होकर जो अपना खर्च पानी आगे चलकर जो अपना खर्चा पानी होता है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो वो कहाँ से निकालेगा, उनको चिंता होने लगी। कारण यह था कि वो बहुत भोला भाला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी मतलब समझदारी, है ना, समझदार। बहुत भोला भाला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, इसका जो खर्चा पानी है वो कैसे निकलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। उन्होंने 2 कंडीशन लगी कि भेड़ों को 100 भेड़े हैं, 100 भेड़ों को शहर लेके जाना है, मगर न मारना है न इसे बेचना है। ठीक है, इन्हें वापस लाना पर क्या लेके आना, वापस आओगे जब क्या लेके आओगे, तो उन्होंने कहा 100 जौ के बोरों के साथ, हर एक जो भेड़ है उसके ऊपर एक एक बोरा, एक एक थैला भर के। ठीक है, तो वो भेड़ों पे रखा जाएगा और वो 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लेके आए। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब बेटा शहर की ओर गया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। ठीक है, अब उसके पास पैसे तो थे नहीं, जो के बोरे कैसे खरीदेगा। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे पर बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो किनारे पर बैठ तो गया, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका हल कैसे निकाले। वह बहुत दुखी हुआ। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उस लड़की ने कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। वो लड़की होशियार थी, चालाक थी, इसलिए उसने क्या कहा कि जब समस्या सुनी उसने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे 100 भेड़े दी हैं और 100 भेड़े को मारना या बेचना नहीं है, और जब मैं घर जाऊँ वापस तो 100 जौ के बोरे लेके जाऊँ भेड़ों के साथ। तो वो लड़की चालाक थी, उसने कहा तो चिंता की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। वो लड़की ने कहा मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। देखिए भेड़े इस तरह की होती हैं, आपकी किताब में भी है। और ये भेड़ों के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, और ये जो बाल होते हैं ये बहुत काम आते हैं। जैसे हम ऊनी वस्त्र वगैरह जो पहनते हैं, शॉल है, कंबल है। ठीक है, तो ये जो इसके बाल हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो 100 जो रुपये मिले उनसे उसने क्या कहा, लड़की ने 100 जौ के बोरे उसको खरीद कर दे दिए और उसको घर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। अब लोनपोगार का जो बेटा था उसने कहा कि मैं ये 100 जौ के बोरे जो लाया हूँ
मुझे एक लड़की मिली थी, उसने पूरी कहानी सुना दी उसको कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वहाँ पे एक जो लड़की आई थी उसने मुझे ये राय दी है ना, ये सुझाव दिया कि इसके जो बाल है ये उतार कर हम बेच देंगे तो उससे 100 जौ के बोरे खरीद लेंगे। तो उन्होंने फिर उनको जब ये पता चला कि ये इनके बेटे की सोच नहीं है, ठीक है, ये किसकी है, ये एक लड़की की है, पर वो तो जो है अपने बेटे को होशियारी और समझदार बनाना चाहते थे, होशियार, ठीक है। बट क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ये तो एक लड़की ने इसको करके दिया, लेकिन वो चाहते थे वो खुद करे, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ, वहाँ से कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। उन्होंने कहा कि अब मारना नहीं, बेचना नहीं और उसके जो बाल है वो भी उतारना नहीं, वो जो बाल उतारना भी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसा कहा, मतलब क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये राय किसकी थी, वो लड़की की थी, ठीक है। फिर एक बार फिर निराश लोलुपगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठा, जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आ गई, ठीक है। उसने उसने अपनी मुश्किल का सुनाई, अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, उनसे भेड़ों के सींग काट लिए। अब जो भेड़ों के सींग होते हैं वो भी बहुत काम के होते हैं, ठीक है, उससे जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनती हैं, है ना, और जो सजावट की चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी उसे सजावट के लिए लगाया जाता है। तो उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोलुपगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उससे फिर घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोलुपगार का बेटा खुश था। उसे विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। फिर उसने कहा कि वो लड़की फिर आई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो लड़की ने मुझे कहा कि उसके सींग काट कर बेच देते हैं, तो फिर लड़की ने क्या करा कि जो सींग थे उसके काट के उसे बेच दिए और उसको फिर 100 जौ के बोरे देकर घर की तरफ रवाना कर दिया। अब जो मंत्री का बेटा था उससे खुश हो रहा था, उसको लग रहा था मैं जीत कर आया हूँ, जो मेरे पिताजी ने कहा था वही मैं करके आई। फिर सुनकर लोलुपगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब उसको लगा, जो मंत्री थे उनको लगा कि ये लड़की तो बहुत चालाक है, अगर इतनी ही चालाक है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करके बताए। तो उन्होंने क्या कहा कि लड़की से उसने कहा उसके बेटे को कि लड़की से कहे कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, ठीक है। वो लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर देने के लिए कहा है। लड़की ने एक शर्त रखी, लड़की भी होशियार थी, चालाक थी, तो उसने क्या करी, एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, ठीक है। उसने कहा मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब जो राख की रस्सी होती है, 9 हाथ राख की रस्सी, तो 9 हाथ जो रस्सी थी उसने जो ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हाथ रस्सी जो थी उसको उसने गिन लिया, और जो थी उसके बाद फिर उसने क्या कहा कि मैं ये 9 हाथ की रस्सी जो उसने बनाई थी उसको मैं बना तो दूंगी, पर लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे पिताजी को उसे पहनना पड़ेगी। अब जो राख उसको फिर उसने क्या करा, यहाँ पर हम देखते हैं, लोलुपगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। उसने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की को शर्त मंजूर कर ली। उसने इसलिए शर्त मंजूर कर ली थी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी उसे पत्थर के सिर पर रखी और जला दिया, ठीक है। तो जो रस्सी थी वो ऐसे 1 हाथ
2 हाथ ऐसा करके उसने जो उसको 9 बार ऐसा घुमाया और उसको क्या करा, एक पत्थर के ऊपर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब वो जो ऐसी गोल गोल आकृति में थी तो वो माला की आकृति में, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि रस्सी तो जल गई पर उसकी राख वैसी की वैसी वहां पर बन गई, गिर गई, गिरी हुई थी, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इससे वह सील समेत इसके साथ वो क्या, अब उठा तो सकते नहीं, यदि राख है ना, जो लकड़ी की राख और ये होती है तो राख की जो राख रहती है उसको उठा तो सकते नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि पत्थर पे बनाई थी, तो उस सील मतलब पत्थर को लेके उसके पिताजी के पास चले गए, उसे पहनने के लिए कहा, उन्होंने उसको पहनने के लिए कहा। दोनों को गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाने ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरे की धरी रह गई। फिर बिना वक्त गवाए लोनोपोगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि लड़का यदि समझदार नहीं है बट लड़की समझदार है तो ये इसका घर चला देगी, इसका खर्चा पानी भी उठा लेगी, इसको आगे चल के जो कुछ सुझाव रहेंगे, कुछ राय रहेगी तो वो बता देगी। तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि ये जो लड़की है ये समझदार है तो इसकी जो शादी